हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि अभी तक हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज चीज़ें करते आ रहे हैं कि जहां से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगी, क्योंकि जितना हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर का भी ज्ञान होना चाहिए कि पिछली बार जो पेपर हुए हैं पिछले ईयर में उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो प्रीवियस लगाने का थोड़ा मेन मकसद हमारा यही होता है कि पैटर्न का पता चल जाता है। देन हमको ये भी होता है कि किस हिसाब से जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है वो कैसी है। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको बता दूं कि अभी हमने सीटेट के सीडीपी को हमने डिस्कस किया। फिर हमने जीन पियाजे के 2011 से लेकर 2016 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे जीन पियाजे की थ्योरी से उनको हमने डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2011 से लेकर 2016 तक जीन पियाजे से संबंधित जितनी चीज़ें थी मैंने पिछली वीडियो में उनको डिस्कस किया है विथ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन होने से ये होता है कि उसके साथ साथ जो ऑप्शंस भी आते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग 26 जून 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे करते 11 12 13 ऐसे करते करते हम लोग और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, तभी आपको इस चैनल से जुड़े वीडियोस का लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छा सा अच्छा मटेरियल आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँ, अच्छी सी अच्छी मैं व्याख्या दे पाऊँ, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ और जो सीटेट की लैंग्वेज है उसको समझ पाएँ। तो आज तो हम पर्यावरण यानी ईवीएस कर रहे हैं, और अगला जो वीडियो आएगा वो हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। तो धीरे धीरे हिंदी, सीडीपी, गणित वगैरह हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करिए, वो घंटी की तरह बना रहता है। एंड उससे क्या होगा कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको एक फिक्स टाइम बताती हूँ, अगर वीडियो मेरी आनी होगी, मतलब कभी कभी होता है कुछ ऐसे कोई आ जाता है घर पे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो होता है कि कभी कभी बीच में नहीं अपलोड हो पाती। लेकिन आप फिक्स टाइम याद रखिएगा, 5 PM पर सीटेट के लिए आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो 5 बजे शाम को आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको सीटेट से संबंधित वीडियो मिलेंगी और काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर आप उनको जू ले जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप नहीं चाहेंगे, नहीं अलाउ करेंगे कि बच्चे वो चीज़ करें। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने पीने की सामग्री लेकर जाना है। अगर आप जा रहे हैं चिड़ियाघर तो आपको बहुत सारी खाने पीने की सामग्री लेकर जाना होगा। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं या तो इनका पता लगाना। ठीक है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फोटो बन एकत्रित करना। अब आजकल तो जानते हो सेल्फी का तो बहुत रिवाज हो गया है कि लोग, पहले तो ये होता है ना कि पहले घूमने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई चीज़ जानने में इंटरेस्ट है, बस कोई चीज़ अच्छी बनी है उसके सामने पिक्चर्स जरूर होनी चाहिए, और इसी वजह से लोग जो रियल अनुभव है ना उसको नहीं कर पाते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। इन जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, मतलब वो चीज़ की अनुमति नहीं देंगे, मतलब वो चीज़। तो अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि चिड़ियाघर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारी खाने पीने की सामग्री लेकर जाना, ये कोई वो नहीं है कि आप जानवरों को लेके मतलब देखने जा रहे हैं, वहाँ चीज़ें देखने जा रहे हैं। ठीक है, अपना अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर
तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या फिर अंकुरित बीजों को की फोटो दिखाना, या जैसे जहाँ बीज अंकुरित हुए हैं उनकी या तो आप फोटो दिखा दो। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, बॉर्डर पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। यानी बॉर्डर पर चित्र बनाओगे, उसके बाद अंकुरण के जो स्टेप होंगे, जो प्रोसेस होगा, उसको प्रदर्शित करोगे। तो यहाँ पे जो सेकंड है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन टू परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह, ठीक है, लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीरा जो है वो क्या कर रही हैं, समोसे, कटलेट और डबल रोटी खा रही हैं। अब आप जानते हैं समोसा, कटलेट, डबल रोटी, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये जंक फूड हैं, इनको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसमें मसाले बहुत रहते हैं और तो ऑयल का इस्तेमाल रहता है। अगर बात करें यहाँ पे तो जो दिव्या है वो लौह तत्व यानी जिसमें आयरन की कमी है वो खाना खा रही है। तो इनमें पूछा जा रहा है कि वो जो जंक फूड खा रही है और जो ये लौह तत्व की कमी वाला भोजन कर रही है जिसमें आयरन की कमी है, तो इन दोनों को कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ मोटापा की, ठीक है, तो फैटी चीज़ें जब आप खा लेते हो, जैसे बहुत ऑयली चीज़ें खा लिया या बहुत मीठी चीज़ों में भी अगर हम कहें तो भी मोटापा फैलने का बहुत डर रहता है। जंक फूड खाते तो बहुत जल्दी मोटापा होता है और अगर हम कहें तो मोटापे से बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी होता किन चीज़ों में है, विटामिन सी होता है आपके खट्टे पदार्थों में। ठीक है, जो भी खट्टे पदार्थ है, आंवला से लगा के संतरा वगैरह और भी चीज़ें हैं, उनमें आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मतलब स्कर्वी से बचने के लिए आप ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जो खट्टे पदार्थ है। ठीक है, एनीमिया की बात करें, एनीमिया को एक नाम और दिया जाता है रक्ताल्पता। क्या कहा जाता है, रक्ताल्पता, यानी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, जिसकी वजह से जो शरीर होता है वो थोड़ा सा पीला पड़ने लगता है और जिसकी वजह मेन क्या होती है, लौह तत्व की कमी यानी आयरन की कमी। किसकी कमी, आयरन की कमी की वजह से आपको रक्ताल्पता जैसी बीमारी हो जाती है। इसकी वजह अगर आप बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो मेन आपका होना चाहिए कि लौह तत्व वाली चीज़ें खाइए। जैसे आपका क्या हो गया, खजूर हो गया, आपका अनार हो गया, आपका गुड़ वगैरह हो गया, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें क्या होता है, और आपका चुकंदर वगैरह हो गया, इन सब में लौह तत्व भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहीं पे अभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँगी तो गवर्नमेंट स्कूलों में एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, आयरन की गोली आती हैं पैकेट में, तो उनको बच्चों को दिया जाता है। लेकिन अभी भी बात यह है ना कि जब भी बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं तो बच्चे अभी भी डरते हैं उस चीज़ से कि भगवान जाने कौन सी दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे खाने से इतराते हैं और ले तो लेते हैं मैम के सामने, लेकिन उसके बाद वो कॉर्नर पे जाके उस दवाई को फेंक देते हैं। जबकि हम लोग पूरा उसका निरीक्षण किया जाता है, डॉक्टर की टीम आती है, गवर्नमेंट स्कूल में तो स्पेशली डॉक्टर की टीम आती हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ डॉक्टर सर्वे करने आते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का हाइट वेट नापा जाता है, उनके अनुसार उनसे पूछा भी जाता है, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती हैं तो उनको दिखाया भी जाता है अस्पताल वगैरह में। तो ये सारे बच्चों का निरीक्षण किया जाता है।
तो जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं तो ये चल रहा है कि लड़कियों में स्पेशली खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनको मासिक धर्म जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे उनको ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ों का सेवन करके ये एनीमिया जैसी यानी रक्त अल्पता जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने बात की तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये सही है, यानी मोटापा। एक्चुअली जंक फूड वगैरह खाने से मोटापा हो जाता है, और जो आपका आयरन या लौह तत्व की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ओबेसिटी एंड एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षा क्या करेगा। ठीक ठीक है, तो अगर हम कहें तो कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ठीक है, कुछ सैंपल्स लेकर उनको दिखा सकता है, ठीक है, या फिर एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो भी संभावित ईंधन के प्रकार हैं उनसे बच्चों की क्या कर सकता है, चर्चा यानी डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, चार्ट में ईंधन का चित्र प्रदर्शित कर सकता है, मतलब चार्ट में ईंधन का चित्र बना के उनको दिखा सकता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने को कह सकता है, या फिर कहेगा कि बच्चे आप लोग एक काम करो, एक सूची बना लो ईंधन वालों की, है ना। तो इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों से क्या करें, चर्चा करें, ताकि वो चीज़ को और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए, समझ पाए। जब कोई आप एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, मतलब खाना बनाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जब आप उनके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे उसके साथ साथ, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में है, यानी अगर मैप रीडिंग करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल जो ज़रूरी है। अगर आप मानचित्र वगैरह पढ़ते हैं या तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, दूसरा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी हो, आपकी पेंटिंग अच्छी हो, ये ज़रूरी है क्या मैप के लिए। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता, आपको स्केच वगैरह करना अच्छे से, लोकेशन वगैरह ग्लोब पे करना आना चाहिए क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो सीटेट बात करता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है उसकी ओर इंडिकेट करो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर मैप वगैरह के बारे में आप बता रहे हैं कुछ, तो आपको स्थान, दूरी, दिशा, इनकी सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंड कर सको, आप रिलेट कर सको उन चीज़ों से। अगर किसी को पता नहीं है कि भाई जो दिशा है, भाई उत्तर कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, पूरब कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, अगर आपको पता नहीं भाई अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ेगा, कि भाई गुजरात किधर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर किधर है, कि भाई तमिलनाडु किधर है, जब आपको इन्हीं चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो आप मैप में क्या बता पाओगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसके लिए स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस मिलता कैसे है, कई लंबे समय से अगर आप कोई चीज़ करते आ रहे, एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई चीज़ आप लंबे समय से करते आ रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ आप सीखते जा रहे हो, उससे चीज़ें समझते जा रहे हो। और एक्सपीरियंस इंसान त्रुटियों से सीखता है, हम ये नहीं कह सकते कि हमको एक्सपीरियंस ऐसे ही मिल गया। एक्सपीरियंस गलतियों से इंसान एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस सीखता है ना। तो हमने कहा ना कि हमने वो चीज़ सीखी है, अब अगली बार वो गलती नहीं करनी, उससे बेहतर करना है। तो कहने का मतलब है एक्सपीरियंस यही होता है, अनुभव यही होता है। जैसे हम लोग अभी हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया, कई साल बीत गए तो हम बस, जैसे कभी इंटरव्यू पूछा गया कि भाई क्या है, भाई हमको तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, हम लंबे समय से वो चीज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू में यही पूछा जाता है
कि भाई आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप पढ़ा चुके हो, आपको पहले का अनुभव है कि नहीं, वो सब। तो अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव, बच्चों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको महत्व देना, ठीक है, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, बेनिफिट्स ऑफ टीचर। तो विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में, ठीक है, यानी विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, मतलब उसकी जो भी एनर्जी जा रही है इस चीज में उसको सेव करो, है ना, क्योंकि बच्चे की एनर्जी किसमें, बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ठीक है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, ठीक है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में, ठीक है, यानी टू इम्प्रूव एंड रिफाइन द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके हिसाब से सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ जो आंसर सही है वो है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। हम सीखने को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, हम प्रमोट करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे, वो अपने अपने आसपास की चीज़ों से अनुभव करे, तो वो जो चीज़ होती है वो आपके ईवीएस के लिए और बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, मतलब जो बाहर पचने की क्रिया नहीं होती, अमाशय के अंदर फास्ट होती है। क्योंकि रीजन क्या है कि पाचक रस जब अमाशय के बाहर होता है, ठीक है, तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में, ठीक है, पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो सही है कि जो कह रहे हैं कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्या होता है कि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। जब भोजन हमारी ग्रास नली से होकर जाती है तो वहाँ क्या होता है, भोजन घुलनशील बन जाता है, भोजन का मंथन हो जाता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक के बच्चों पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो उनका पर्पस नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, मतलब बच्चों को आप आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं उसका, तो सिंपल सा है कि आप उन पे ओवरबर्डनिंग डालेंगे टर्मिनोलॉजी और डिफिनीशंस पे, या फिर जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, सुधार लीजिएगा, ठीक है। मैंने वो किया ना, तो टाइपिंग किया तो इसकी वजह थोड़ा सा वो हो गया। अगर मतलब मिस्टेक मिले, वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मिस्टेक लगे तो हिंदी बाकी ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ठीक है, यानी अवेकन विथ अबाउट द नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना, ठीक है, तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मानस चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो सही है। तो नहीं पूछा गया, उद्देश्य नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है तो कौन सा है, बच्चों के आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ठीक है, यानी ओवरबर्डिंग चिल्ड्रन विद टर्मिनोलॉजी एंड डिफिनीशंस। हमें इस पे बोझ, मतलब इस पे जोर नहीं देना है कि भाई सिर्फ आप डिफिनीशंस पे आप डिफिनीशन करवाते चले गए, तो ये सब सही नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं, उतना वैसे भी नहीं समझते हैं, तो उनको सरल भाषा में समझाना ही सही है।
भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला मतलब भैंस की पीठ में देखा होगा कि बगुला एक पक्षी है जो आप बैठे देखे होंगे। तो ये क्यों बैठा रहता है, क्या मतलब रीजन है इसका। भैंस की पीठ पर परजीवी कीड़े खाता है, इसलिए वो भैंस की पीठ पर बैठता है। घास में पाए जाने वाले कीड़े खाता है, यानी कीट खाता है। भैंस की पीठ में बैठकर गाना पसंद करता है, यानी उसको सॉन्ग गाने का मन करता है, इसलिए वो भैंस की पीठ में बैठता है ताकि स्वर ऊंचा लगे उसका। ऐसा नहीं है। ठीक है, उड़ने के बाद थक जाता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। तो पक्षी थक जा रहा है, इस वजह से वो भैंस के ऊपर, अरे थक जा रहा है तो वो तो कहीं पे भी बैठ सकता है, जरूर थोड़ा ना कि भैंस के ऊपर ही बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीड़े खाता है, इसलिए वो भैंस के ऊपर बैठता है। ठीक है, भैंस भैंस में देखा होगा ना आपने, भैंसों के ऊपर जैसे वो जुएं पड़ जाते हैं, वो लीक पड़ जाती है जो वाइट वाइट होती है, वो पड़ जाती है, तो एक्चुअली सफाई भी की जाती है उनकी। लेकिन कई होता है ना कि कुछ कुछ ऐसी भैंसें होती हैं जिनकी सफाई वगैरह का अच्छे से ध्यान न दिया जाए, तो उनमें ये सब होने लगता है। ठीक है, तो जो बगुले वगैरह होते हैं इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, वो लोग वो कीड़े वगैरह खा जाते हैं, तो थोड़ा आसानी रहती है उनको। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का क्या करता है, विकास करता है। बच्चों को वास्तविक जानकारी की अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन कुशलता का विकास भी करता है। ठीक है, थर्ड है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। और फोर्थ है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, संक्षिप्ताक्षरों, ठीक है, ये है। कभी कभी टाइपिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आते ही नहीं। अब ये तो लैपटॉप में करो तो अच्छे से हो जाता है, जब मोबाइल पे ही टाइपिंग करनी हो तो थोड़ा बहुत इसमें एरर हो जाता है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है। यहाँ पे जो 10वें का आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो आंसर है आपका कि बच्चों को वास्तविक जानकारी की अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का क्या करता है, विकास करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। मुझे एक्चुअली कॉपी पेस्ट करना पसंद नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर तो वैसे हर जगह मिल जाते हैं, तो इसी वजह से मैं इसकी टाइपिंग मतलब टाइपिंग करती हूँ। जितना मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर कराया है आपको, उसको टाइपिंग करना रहता है, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, और मोबाइल से ही करना रहता है। मेरा मोबाइल भी ऐसा है कि बहुत हैंग भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा फास्ट ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो मेहनत है, करनी चाहिए, है ना, हर कोई करता है, कोई नई बात थोड़ा ना कि हम ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं बेचारे, कितने सारे लोग इतनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते हैं, तो करनी चाहिए, मेहनत करने से ही अच्छा फल मिलता है, नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस में प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावलियों और परिभाषाओं से परिचित कराना। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का आपका पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा, यानी कनेक्टिंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एट स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आप जब कोई चीज़ पढ़ा रहे हो उसको एग्जाम्पल के थ्रू, आप जो आसपास का एग्जाम्पल है या वैसा इन्वायरमेंट वाला एग्जाम्पल है, अगर आप उसको दे के बच्चों को समझाते हो तो बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे देखो, बच्चे जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में जो उनकी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब जब जब हम पढ़ाते हैं हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर हो जाता है,
तो अगर हम बात करें कि उनकी वास्तविक दुनिया से जोड़ के उनके आसपास की एग्जाम्पल दे के अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे रिलेट होते हैं और उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दत्त कार्य यानी असाइनमेंट संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चरित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, दत्त कार्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सेकेंड है दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों व बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ठीक, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता है। ठीक है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। अब देखो, कोई चीज जब एकमात्र दे देना तो वो ऑलरेडी गलत हो जाती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ केवल लिखा हो, एकमात्र लिखा हो, सदैव लिखा हो, तो ये जो शब्द होते हैं ये ऑलरेडी निगेटिव को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस ऐसे ऑप्शनों से ऑटोमेटिक बचना चाहिए कि फिर बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं, लेकिन ऐसी आप क्वेश्चन देख के ही आप अपने समय को बचा सकते हैं। जब एग्जाम में बैठते हैं अगर ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इजीली मतलब शब्द देख के ही पहचान सकते हैं कि भाई ये गलत को इंडिकेट कर रहा है, ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? या फिर दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों व बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। या फिर हमने क्या पढ़ा था, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चरित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये जो अवसर प्रदान करने का हो गया, ठीक है, अपने विचारों का निर्माण करने की बात हो गई, ये सब ऐसे वर्ड है ना जो पॉजिटिविटी की ओर इंडिकेट करते हैं, सकारात्मक चीजों की ओर इंडिकेट करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्पृश की बात करते हैं, अपने आप को बताना, अपने जो वो जो सोचते हैं उनको व्यक्त करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, यानी दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चरित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने, उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, मतलब हायर जो क्लासेस हैं उनमें क्या किया जाता है उसको फॉलो करने के लिए। तो इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 13 का आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बच्चों को स्वयं सीखने और योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन एंड डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी और उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। हमें चूल्हे में खाना बनाने के लिए उपले, जिसको हम गांव में कंडा भी बोलते हैं, कंडे वगैरह नाम बोलते हैं, अब भगवान जाने आपके यहाँ बोलते होंगे कि नहीं, लेकिन उपले जो है और लकड़ियां हैं, इसी से हम आग जलाते हैं, चूल्हा वगैरह तभी जलता है। और इससे खाना पहले बहुत पकाया जाता था, लेकिन अब की सिचुएशन ये हो गई कि अब इससे कम हो गया। अब ज़्यादातर हर घर में आप देखते हैं गैस सिलेंडर का प्रावधान हो गया है, फिर माइक्रोवेव वगैरह, और भी मतलब वैसे तो उसमें नहीं, लेकिन इंडक्शन वगैरह भी आ गए हैं, इनसे काम होने लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर हम बात करें तो ईंधन का में लकड़ी और उपले का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। जब वो चूल्हे में खाना पका रही है तो नेचुरल सी बात है भाई, धुआं निकल रहा होगा, धुएं से उसको खांसी आ रही होगी। तो इसका कारण क्या है?
जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। एलर्जी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आपको हार्मफुल कर रही है उसको आप सहन नहीं कर पा रहे। स्मेल से एलर्जी हो सकती है, किसी अन्य मटेरियल से एलर्जी हो सकती है, तो मतलब जलते हुए धुएं से उसको एलर्जी है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था, मतलब उसके झोपड़ी जो घर है उसके अंदर और बाहर प्रदूषण है, गंदगी है। और वो कह रहे हो सकता है वृद्धावस्था की वजह से, जब बच्चे मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब भी खांसी वगैरह आती है। ईंधन से जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो आप हार्मफुल है। वो श्वसन नली में जाके क्या कहते हैं कि सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, दमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, और उनकी श्वसन नली में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, जलती हुई ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, इस वजह से उनको खांसी आ रही। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यही सही है, यानी जलती हुई जो ईंधन है उससे उत्पादित जो काला धुआं निकल रहा है उससे उसकी सांस नली में जमा हो गया, जहाँ से वो सांस ले रही हैं वो धुआं वहां जमा हो गया होगा, जिसकी वजह से उनको खांसी आ रही है। और अगर बात की जाए तो जो धुआं है वो आंखों के लिए भी बहुत नुकसान करता है, आंखें जलने लगती हैं, रेड हो जाती हैं पूरी आंखें। और कई बार इन धुएं में काम करते करते फेफड़े बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे दमा जैसी भी बीमारी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो इसी वजह से ज्यादातर ये हुआ है कि भाई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज्यादा चूल्हे वगैरह का इस्तेमाल ना हो। तो तब भी अभी भी गांव में लोग तो खाना बनाना चूल्हे में ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की चूल्हे की रोटियां बहुत अच्छी लगती है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 15 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जब भी आपने अगर आपने स्कूल वगैरह में पढ़ाया हो तो आपको भी नॉलेज होगा कि पीरियड लंच के पीरियड के बाद से जो क्लासेस होती हैं आफ्टर वाली, उनमें बच्चे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं और फिर थकान भी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का वो जो उसके बाद वाले क्लास होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं जगता है। बट अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को मनोरंजक तरीके से बनाया, कहानी, खेल कूद या टीवी वगैरह दिखा के अगर आपने उनको पढ़ाया, तो वो भी वैसे ही इंटरेस्ट लेंगे। तो बोला जा रहा है यही कि अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हो कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, ये पर्यावरण सब्जेक्ट की बात हो रही है। और दोपहर के बाद बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए लेके जाओगे, ठीक है। बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सर रख कर आराम करे। अच्छा, मतलब वो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, पढ़ो ही मत, एक काम करो, डेस्क पर सर रखो और रेस्ट करो। पाठ को रोचक बनाने के लिए यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप मल्टीपल बुद्धि यानी बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य यानी जिसको देखा और सुना जा सके ऐसी सामग्रियों का आप यूज करोगे, प्रयोग करोगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, प्रकरण को तुरंत बंद कर दोगे। मतलब अगर बच्चे, जैसे आप पढ़ा रहे हो, पर्यावरण पढ़ा रहे हो, पर्यावरण में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, आप देख रहे हो बच्चे आलस आ रहा है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों पे, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहोगे चलो ठीक है पढ़ाते ही नहीं। तो कब तक नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। मेन तो फोकस यही है ना कि भाई बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में ही सारी क्लासें हो जाएंगी, भाई क्लासेस का होता है ना 45 मिनट 35 मिनट की तो क्लासेस होंगी ही होंगी। अब इसमें ये होता है कि पहले ऐसे सब्जेक्ट बच्चों को कराए जाते हैं जो बच्चा जिसमें बच्चा एनर्जी भी रहे, और डिफिकल्ट जो होते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिनको हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनको मॉर्निंग शिफ्ट पे पढ़ाया जाए बच्चों को, है ना। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, लंच के बाद की आफ्टर वाली शिफ्ट होती है, तो हम डिवाइड करते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट पे हैं वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ताकि बच्चे के अंदर एनर्जी रहती है, वो ऊर्जा से भरा रहता है, तो उन चीज़ों को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ेगा। लेकिन जब भी आफ्टर होता है, खाना वाना खाने या लंच वगैरह करने के बाद जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है, तो पहली बात तो पेट भी भर चुका होता है, पेट भरने के बाद नींद आने लगती है। एंड उसके बाद भी बच्चा क्या होता है, अगर आपने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाया, सिर्फ आप परिभाषा करते जा रहे हो, आप लिखवाते चले जा रहे हो, तो बच्चे ना बोर हो जाएंगे, और बोर हो जाएंगे, बोर होने के बाद तो कुछ देखोगे कि सो ही जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो अक्सर देखते हो पीछे वाले बच्चे अक्सर आपको नींद मारते हुए दिखेंगे, है ना।
तो एक्चुअली यही होता है कि इसी वजह से थोड़ा हमें ये करना पड़ता है कि अब तो टीवी वगैरह भी, स्मार्ट टीवी वगैरह आ गई हैं स्कूलों में, तो उनको दिखा के या कुछ आप कोई नाटक वगैरह करा के या मतलब थीम वगैरह को लेके या कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ मटेरियल्स का यूज़ करके जिन्हें बच्चे देख के खुश हों और अपने आप कुछ करने का उनको मन करे, वैसे करके आप उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का हमको यूज करना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जागे ईवीएस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, प्लानिंग की, और भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हो बच्चों से। अब देखिए इनका ऑप्शंस क्या हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना चाहिए। अभिभावक मतलब आपके पेरेंट्स, ठीक है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, मतलब आप चीज़ों के बारे में कोई भी प्रश्न मत पूछो, सिर्फ उनको क्या करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, आप घूमने गए हैं, आप केवल आनंद उठाइए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो यही आंसर सही है, यानी ऑब्जर्व करोगे क्लियरफुली, रिकॉर्ड करोगे नोट्स एंड शेयर द ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को जो टीचर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, उनसे आप उन चीज़ों को शेयर करोगे, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से दो डेयरियों में अलग करती है। रीना ने दो डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, मतलब दो कूड़ा है उनको अलग अलग रखा है। अब आपको बताना है कौन सा कूड़ा कैसा है, मतलब अपघटित है या और भी ऑप्शन मैं आपको दूंगी। तो अगर हम बात करें केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां व अखबार। दूसरे में है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह हैं। तो ये घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है, आपको बताना है। दुर्गंध आती है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो इनमें से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो केले का छिलका है और सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां, अखबार है, ये अपघटित होने वाले हैं, ठीक है। और जो जैम की बोतल, सॉस की बोतल और ये प्लास्टिक के खिलौने वगैरह हैं, ये आपके क्या हैं, अपघटित नहीं होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है, यानी ये हैं और ये हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई एंड मेघा पाटकर। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चिपको आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व किया है। अगर हम बात करें, इससे पहले हमने ईवीएस में अमृता देवी के बारे में पढ़ा था। जो अगर हम बात करें, जो खेजड़ी का गांव था वहाँ पे जो राजा के जो लोग आए थे, वो उनको सुंदर वन बनाना था, मतलब फूलों की बगिया बनानी थी, जिसकी वजह से वो लकड़ी वगैरह उनको चाहिए थी। तो वो खेजड़ी का जो पेड़ था उसको काटने के लिए आ रहे थे, कि उधर खेजड़ी के गांव में बहुत सारे पेड़ थे ना। तो इसकी वजह से जो औरतें थी वो पेड़ पे लिपट गई कि उन्हें को काटा ना जाए भाई। वो बोले आप हटो, नहीं हम काटेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप इनको काटोगे आप हमको काटना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 350 से ज़्यादा औरतें थी, महिलाएं थी, उनको एक एक करके काट दिया गया। जब सूचना ये राजा तक पहुंची तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तो एक पेड़ को बचाने के लिए कई सारी औरतों ने अपनी आहुति दी है। तो वो जो अमृता देवी थी वो मेन थी उसमें, ठीक है। तो आजकल तो देखो पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर आप किसी दिन नहीं लगा सकते हैं, आप अपने बर्थडे पे लगा दीजिए। साल में एक बार बर्थडे आता है, अगर हर एक व्यक्ति
अपने बर्थडे के दिन, अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगाएगा अपने घर पे, और उसको इस हिसाब से उसकी सेवा करेगा कि भाई मैंने अपने बर्थडे पे अपने नाम से लगाया है, तो उसकी सेवा भी करेगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा अच्छा होगा। हर कोई अगर अगर ऐसा करने लगे तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। हमारी चयापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में हम उनको खाते हैं, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन्स होती है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन होती है। तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग नाम है, अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। विटामिन क्या होते हैं, हमें रोगों से बचाने का काम करते हैं। हमें क्या करते हैं, मेन काम जो उनका है रोगों से बचाने का काम करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कमेंट में बताइए। एंड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, उसको भी कमेंट में बताइए। अगर आप सच में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और क्योंकि जवाब देने से ना आपकी भी वो बेहतर होती है, और सही भी होता है कि हमको आंसर देते रहना चाहिए। तो आप कमेंट में बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी भी मैंने आपको बताया था, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया आपको विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एंड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और आराम बनाने के साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं गांव में मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घर में हम लोग गोबर वगैरह, और गोबर से हम लोग ज़मीन को लीपते हैं। ठीक है। और उस पे दीवालों पे भी मिट्टी वगैरह से हम लोग पोतते हैं, पुताई वगैरह करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो दीवार वगैरह होती है वो चिकनी हो जाती है, जो नीचे की फर्श हो जाती है वो चिकनी और साफ हो जाती है, इसलिए किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोबर के साथ साथ अब आजकल मिट्टी मिला के भी पुताई की जाती है, ताकि जो नीचे वाली चीज़, अगर आप गोबर गोबर लगा के नीचे लिपाई करते हो ना जमीन पे, तो क्या होता है ना कि बहुत जल्दी जो गोबर होता है ना वो उखड़ जाता है। ठीक है, अगर कच्चे मकान है और जमीन धूल वाली है। लेकिन अगर आप उसमें मिट्टी के साथ गोबर का उपयोग करके अगर आप लिपाई करते हो तो काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किसान दोनों, सॉरी दोनों नहीं है, दानों है। ठीक है, दानों। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा रहा है वह कहलाती है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पामन। ठीक है, निष्पामन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इसका राइट आंसर है वो है निष्पामन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगर हम पहेलियां वगैरह शामिल कर रहे हैं तो कौन सा एम हमारा नहीं है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उनका भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो हमें निगेटिव खोजना है जो उद्देश्य नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। मतलब पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है। और स्त्री का जो ब्लड ग्रुप है, देखो फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो पूछा जा रहा है जब उसका बच्चा होगा, यानी जब उसका चाइल्ड होगा, तो उसका रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना, अगर बच्चा है और उसका ओ रक्त समूह होने की कितनी संभावना है, तो वो है 50%। ठीक है। टूटता तारा उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं।
एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फोर्थ है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो इन आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, हम लोग विश वगैरह भी मांगते हैं कि टूटता तारा निकल रहा है तो हम विश मांगेंगे, हमारी विश पूरी हो जाएगी। विश विश उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है टूटता हुआ तारा। क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, और वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे अगर हम बता दें तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए आकलों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी तैरता रहता है, क्योंकि रीजन क्या है? नींबू का घनत्व पानी के घनत्व में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फोर्थ ऑप्शन क्या है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ जो राइट आंसर है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? मलेरिया जानते ही हैं किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और कौन से मच्छर काटने से? एनोफिलीज जाति का मादा मच्छर, मादा मतलब लेडीज की बात हो रही है, ठीक है। एनोफिलीज जाति की जो मादा मच्छर होती है, इसको काटने से मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया आपकी जो पैर के तलवे हैं उनकी जो गंध है उनको सूंघ कर आते हैं और आपको काटते हैं, ठीक है। और देखो, बीमारी तब होती है जब क्या होता है कि एक मच्छर, एक जो अस्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, अस्वस्थ रोगी है जिसको, या कह दे रोगी व्यक्ति को काटकर जब आपको मच्छर काट ले तो रोग होने की ज्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे। तो मलेरिया की पहचान होती है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। मैंने आपको मलेरिया से संबंधित चीज़ें पढ़ाई थी, और आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मच्छर के बारे में हमने डिटेल से बात की है। तो इसका भी खून थोड़ा सा लिया जाता है, मान लो उंगली में काटा तो उंगली से हमने खून लिया और उसको हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है।
मैं अब देखो गर्मी आ रही है तो गर्मियों में मच्छर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर कूलर वगैरह में पानी रखते हैं तो पानी चेंज करते जाइए, मोटर इन ऑल आउट का इस्तेमाल तो हम करते ही, मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ कभी भी कहीं पानी जमा है उस पानी जमा होगा तो वहाँ मच्छर पनपने की आशंका ज़्यादा रहती है। और गंदगी वगैरह ना रखें, जो अलमारी वगैरह है वहाँ से भी साफ सफाई करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि मच्छर होते हैं ना छुपे बैठे रहते हैं कोने कोने में, तो वहां से काटने का, फिर रात होती है लाइट बंद हुई तो फिर वो अचानक आक्रमण करते हैं ना। और अगर हम बात करेंगे, जो मादा मच्छर होती है वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है। अगर हम बात करें तो वो 6 से 8 सप्ताह तक मादा मच्छर जीवित रहती है, जबकि जो पुरुष मच्छर होता है और वो क्या होता है 6 से 8 दिन जीवित रहता है। यानी आप समझ लीजिए कि 1 हफ्ता नर मच्छर जीवित रहता है और जो मादा मच्छर होती है वो 6 से 8 सप्ताह जीवित रहती है, यानी वीक्स, है ना। और काटता कौन है, इसी वजह से बोलते हैं ना, भगवान जाने मजाक करते क्या करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जो मादा मच्छर होती है वो काटती है आपको, वो आपका खून चूसती है, ठीक है। चलिए, जिसकी वजह से आपको मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का उपयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का उपयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर है कि स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता विकसित करने में मदद करता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही चाहिए। बहुत हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा समझ जाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पेपर में आपको हेल्प मिले तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि देखो, मैं बार बार तो ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों को पसंद होगा वो सच में मुझे लाइक करके जाएंगे, अगर नहीं पसंद होगा तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि मैं इसी वजह से स्टार्टिंग में भी फिर बार बार वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपके लिए ये हेल्प कर रही है क्लास, तो आप लाइक कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी न्यू चैनल है तो थोड़ा सा अभी इसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। फिर भी मैं पूरा मेहनत करूँगी आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।